सो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं ना? ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द चैप्टर। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था बच्चों? इससे पहले चेंजेस अराउंड अस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस हमारा फिनिश हो चुका है। चेंजेस अराउंड अस आज फिनिश हो जाने वाला है। चेंजेस अराउंड अस का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चेंजेस, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, पीरियोडिक चेंज, नॉन पीरियोडिक चेंज, डिजायरेबल चेंज एंड अनडिजायरेबल चेंज। नहीं, ये सारा कुछ पढ़ा था हमने। अच्छा, उसके बाद फिर सेकेंड क्लास में हमने पढ़ा इंटर कन्वर्टिबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटर कन्वर्टिबिलिटी? ये टर्म का मतलब क्या होता है? इंटर कन्वर्टिबिलिटी का मतलब, इंटर कन्वर्टिबिलिटी का कन्वर्ट मतलब होता है बच्चों बदलना, टू चेंज। ठीक है, कन्वर्ट का मतलब होता है टू चेंज। अच्छा, तो कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि आप किसी भी चीज में जो चेंज आ रहा है वो कैसे आ रहा है। जैसे कि आप मान लो कि आइस को आप लिक्विड वाटर बना दो। आइस है बर्फ, बर्फ को आप वाटर बना दो, तो वो वहां पे चेंज हुआ। वो चेंज किस में हुआ? सॉलिड लिक्विड बन गया, है ना? तो इसको हम लोग कहते हैं इंटर कन्वर्टिबिलिटी। चलिए, तो पिछले क्लास में हमने इंटर कन्वर्टिबिलिटी का क्या क्या पढ़ लिया था? मेल्टिंग हमने पढ़ लिया है, बॉइलिंग हमने पढ़ लिया, इवापोरेशन हमने पढ़ लिया, कंडेंसेशन हमने पढ़ लिया, फ्रीजिंग हमने पढ़ लिया है ना? अच्छा, मेल्टिंग को एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन चीजों को। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। सॉलिड जब लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। होता है कि नहीं? अच्छा, सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज कब होता है? जब आप उसको गर्म कर दो। आइस क्यूब को भी आप अगर गर्म कर दो तो वो तुरंत पानी बन जाएगा। रूम टेम्परेचर पे मान लो कि फ्रिज से आपने बर्फ निकाला, उस बर्फ को आप निकाल के कहीं पे रख दो तो वो धीरे 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 पानी होगा। लेकिन अगर उस बर्फ को आप निकाल के डायरेक्टली गैस पर किसी बर्तन में रख के चढ़ा दो तो क्या होगा? वो तुरंत मिनटों में वो पानी बन जाएगा। तो क्या वो हीट करने से मेल्ट होता है? अच्छा, लोहा को भी आपको पता है कि बहुत ज्यादा जब हीट किया जाता है 1600 डिग्री सेल्सियस पर तो वो भी लोहा भी पिघल के लिक्विड बन जाता है। तो ये सब क्या है? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, मेल्टिंग होता है। अच्छा, बॉइलिंग और इवापोरेशन में मैंने आप लोगों को इसका डिफरेंस बताया था। बॉइलिंग और इवापोरेशन में डिफरेंस क्या है? सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन इज, बॉइलिंग के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, फिक्स टेम्परेचर, लेकिन इवापोरेशन हर टेम्परेचर पे हो जाता है। मैंने बताया था कि ठंडे के दिन में भी हमारा कपड़ा सूख जाता है, गर्मी के दिन में भी सूख जाता है। ठंडे में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है लेकिन सूखता जरूर है। तो क्या है, ठंडे में रूम टेम्परेचर बहुत कम होता है, फिर भी पानी इवापोरेट कर रहा है। अगर कपड़ा सूख रहा है तो इसका मतलब पानी इवापोरेट कर रहा है। तो इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। अच्छा, इवापोरेशन कैसा है? सरफेस फेनोमेनन है। बॉइलिंग कैसा है? दैट इज अ बल्क फेनोमेनन। मैंने बताया था कि आप अगर पानी को एक बहुत बड़े से थाली में रख दो, बहुत बड़े से प्लेट में रख दो, और दूसरा अगर आप इसको एक पानी को आप किसी जग या बाल्टी में रख दो तो क्या होगा कि थाली वाला पानी बहुत जल्दी इवापोरेट कर जाएगा, है ना? थाली वाला जो पानी है वो बहुत जल्दी इवापोरेट कर जाएगा। लेकिन बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग में एक साथ सारा पानी बॉइल करना शुरू करता है। तो ये इवापोरेशन क्या है? इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन, वेयरएज बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन, है ना? अच्छा, कंडेंसेशन क्या था बच्चों? कंडेंसेशन था द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर। मतलब अगर गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है, द चेंज ऑफ गैस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड में क्या होता है? वाटर वेपर पहले ऊपर गया, नहीं, पहले वाटर वेपर क्या होता है? ऊपर जाता है आसमान में, उसके बाद फिर वहां पे वो ठंडा हो जाता है और फिर वो कंडेंस करके नीचे पानी बन के बरस जाता है ना? बारिश हो जाती है, दैट इज कंडेंसेशन। ये सब हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। फ्रीजिंग लास्ट वाला क्या था? फ्रीजिंग द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट। आई सिंपल सी बात है, वाटर है। वाटर को अगर आपको बोलते कि वाटर का सॉलिड बना देना है तो कैसे बना दोगे? वाटर का सॉलिड बनाने का मतलब क्या है? वाटर को आप फ्रीज कर दो, वाटर को फ्रीजर में डाल दो, नहीं बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो दैट इज फ्रीजिंग। ठीक है, ओके। अब वो आ जाता है बच्चों, तो यहां तक मुझे लगता है कि सारा कुछ क्लियर है। अब हम लोग आते हैं सब्लिमेशन पर। अब हम लोग किस पे आएंगे? नाउ वी विल फोकस ऑन
दिस प्रोसेस सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन क्या है बच्चों? देखिए, जैसे कि कंडेंसेशन क्या हो रहा था, गैस से लिक्विड बन रहा था ना। कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड बन रहा था। फ्रीजिंग में क्या हो रहा था, इसको आप लोग इसी तरह से लिख लो जैसे मैं लिख रहा हूं। कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड बन रहा था, फ्रीजिंग में लिक्विड बन रहा था सॉलिड, राइट। इवापोरेशन में क्या था, लिक्विड बन रहा था गैस। बॉइलिंग में भी लिक्विड गैस बन जा रहा था। और मेल्टिंग में क्या हो रहा था, सॉलिड लिक्विड बन रहा था, ठीक ना। चलिए आप इस तरह से ही लिख लीजिए इसको। मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। बॉइलिंग में क्या होता है, लिक्विड चेंजेस टू गैस। इवापोरेशन में क्या होता है, लिक्विड चेंजेस टू गैस। कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस चेंजेस टू लिक्विड। फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड, ठीक है। अब बच्चों क्या है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सब्लिमेशन। और इस सब्लिमेशन में क्या होता है ना, सॉलिड चेंजेस टू गैस, ठीक है। सॉलिड चेंजेस टू गैस। अब आप सोचो, चलो अब हम लोग वाटर पे आ जाते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। पहले आपने इसको अगर लिख लिया है तो अब आप देखो, पहले अब हम लोग इन चीजों को समझते हैं थोड़ा सा। जो सब्लिमेशन में क्या होता है ना, सॉलिड जो है वो गैस में तब्दील हो जाता है। कैसे? अब मान लो सॉलिड के रूप में हमने आइस ले लिया, आइस, बर्फ। और उस आइस को क्या किया ना, उस आइस को हमने किया कि उस आइस को हमें डायरेक्टली गैस बना देना है, वाटर वेपर बना देना है। तो क्या कोई प्रोसेस है जिससे आइस डायरेक्टली वाटर वेपर बन जाए? नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। वाटर मतलब आइस को वाटर वेपर बनाने के लिए पहले आइस को आपको गर्म करना होगा। गर्म करोगे तो आइस विल चेंज इनटू वाटर, राइट। आइस विल ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू वाटर। और फिर वो वाटर को आप बॉईल करोगे, इवापोरेट करोगे तो फिर वो गैस बनेगा। तो मतलब क्या है, अल्टीमेटली पहले सॉलिड को आपको लिक्विड करना होगा तब वो गैस बनेगा ना। बात समझ रहे हो? अच्छा, तो उसी तरह से बच्चों आपको सब्लिमेशन, शायद मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था, सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिससे कि चेंजेस किया जाता है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में मैंने बताया था, यस आई रिमेम्बर। तो उसी तरह से ये जो सब्लिमेशन है ये क्या करता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में तब्दील हो जाता है। सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड चेंज, द मॉडरेट चेंज। सॉलिड वो डायरेक्टली गैस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नैप्थेलिन बॉल्स, कैम्फर। आई नो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में मैंने आपको इन चीजों को बहुत पहले ही बता दिया है, फिर से बस एक क्या हो गया, ये रिपीट हो गया। तो इस सब्लिमेशन में क्या होता है ना, सॉलिड कोई चीज है जैसे कैम्फर हो गया या नैप्थेलिन बॉल हो गया, उसको आप ऐसे रख दो, वो उतने टेम्परेचर में उसको लिक्विड बनने की जरूरत ही नहीं होती है, वो गैस बन के डायरेक्टली उड़ जाता है। इसीलिए नैप्थेलिन बॉल्स का साइज क्या होता है, दिन ब दिन छोटा होते जाता है और एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाता है। ठीक है, वो कैसे हुआ, क्योंकि वो सॉलिड से ही डायरेक्टली गैस बन गया। ठीक है, तो और ये गैस से सॉलिड बनने का तरीका, जो गैस से सॉलिड बनता है उसको भी हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, लेकिन उसके लिए एक टर्म और भी यूज होता है, दैट इज डिपोजिशन। क्या? DEPOSITION, डिपोजिशन। बात समझ में आ गई? सब्लिमेशन में सॉलिड गैस में चेंज हो जाता है और गैस जब डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होगा तो दैट इज डिपोजिशन। सब्लिमेशन के एग्जाम्पल में आप लिख दोगे द डिसअपियरेंस ऑफ नैप्थेलिन बॉल, या नैप्थेलिन बॉल्स डिसअपियर्स, नैप्थेलिन बॉल्स डिसअपियर्स विद कोर्स ऑफ टाइम, विद टाइम। तो क्या हो जाएगा, वो किस कारण से, सब्लिमेशन के कारण। सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। क्लियर है ना बात? तो चलो बच्चों, इतना सा दूर तो क्लियर हो गया है। अब हमें और दो चीज पढ़ना है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। बिठा दूं मैं? ओके
ओके, पहले आप लोग इन चीजों को उतार लो अच्छे से। आई थिंक आपने उतार लिया होगा, तो मैं अब इन चीजों को रब कर देता हूं। ठीक है, डिपोजिशन में आपको लिख लेना है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ गैस, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ गैस डायरेक्टली टू इट्स सॉलिड स्टेट। डिपोजिशन में लिखिए द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ गैस डायरेक्टली टू इट्स सॉलिड स्टेट विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड चेंज। ठीक है, और उसी तरह सब्लिमेशन में लिखना है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली टू इट्स गैसियस स्टेट। आई रिपीट, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली टू इट्स गैसियस स्टेट, डायरेक्टली टू इट्स गैसियस स्टेट विदाउट अंडरगोइंग the liquid change. Okay, am I clear? चलिए ठीक है। तो और डिपोजिशन में क्या लिखना होगा आपको? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ गैस डायरेक्टली टू सॉलिड, मतलब सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस, डिपोजिशन में गैस से सॉलिड। ओके, चलिए अब मैं इसको खत्म कर रहा हूं। अब दो चीज बच गया, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को हमें बहुत अच्छे से समझना है अभी। ठीक है, चलिए आइए तो हम बात को समझते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन पर। contraction and expansion। ये जो बच्चों है ना, ये expansion and contraction, these both these terms are concomitant, मतलब ये दोनों एक साथ चलने वाला है। जहां पे expansion होगा वहीं पे contraction होगा। ठीक, तो या जहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा वहां पे एक्सपेंशन होगा, या जहां पे एक्सपेंशन होगा वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। कैसे? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है टू कॉन्ट्रैक्ट, टू कॉन्ट्रैक्ट, ये एक इंग्लिश वर्ड है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है छोटा होना, CHOTA, छोटा होना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? छोटा होना, अपने साइज से छोटा हो जाना। और टू एक्सपैंड, टू एक्सपैंड का मतलब होता है बड़ा होना, बड़ा होना। ठीक है, अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है छोटा होना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब छोटा होना, और एक्सपेंशन मतलब बड़ा होना, टू एक्सपैंड मतलब टू बड़ा होना या टू बड़ा होना, दोनों में। ठीक है, तो कंट्रैक्शन का मतलब छोटा होना, एक्सपेंशन का मतलब बड़ा होना। ओके, तो बच्चों बात ये है कि आप अपने लाइफ में जिन चीजों को देखते हो कि वो बहुत ही रिजिड है, बहुत ही हार्ड है, जो कि बड़ा या छोटा नहीं हो सकता है, एक्चुअली में वो चीज भी कुछ बड़ा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट करता है, कुछ फैलता है, या फिर कुछ छोटा होता है। कैसे? तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। कैसे? जैसे लोहा है ना, लोहा को अगर आप गर्म कर दोगे बहुत, तो वो क्या होता है, तो वो क्या होता है ना, थोड़ा सा फैलने लगता है। आप उसको चाहो तो आप उसको थोड़ा फैला सकते हो। ठीक है, और क्या है, जब आप किसी भी चीज को बहुत ठंडा कर दोगे, बहुत ज्यादा ठंडा, तो वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। इफ हीट इज अप्लाइड टू एनी सब्सटेंस, it expands,
its natural size. I repeat, if heat is applied to any substance, any material, it expands its size or it expands from its size. मतलब क्या है? एक्सपेंशन का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का आप लिखो पहले. The process of changing, इंक्रीजिंग, ब्रैकेट में लिख दो इंक्रीजिंग. चेंज का मतलब इंक्रीज करना. सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, इंक्रीजिंग द शेप एंड साइज ऑफ एनी substance by applying heat. ठीक है, लिखिए इसको. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग मतलब द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द शेप एंड साइज ऑफ एनी सब्सटेंस बाय अप्लाइंग हीट इज कॉल्ड एक्सपेंशन या इज डिफाइंड एज एक्सपेंशन. Called expansion या is defined as expansion. ठीक है, ओके. उसी तरह से अब आप कॉन्ट्रैक्शन में लिखो. लिख लिया आपने? ओके, अब कॉन्ट्रैक्शन में आप लिखो the process of reducing the shape or size of anything by decreasing its temperature. By decreasing the temperature. It's को हटाओ. By decreasing the temperature. The temperature. ठीक है, इसको रहने दो, इसको लिख लो. The process of reducing the shape size करो. ऑफ काट दो बच्चों यहाँ पर. The process of reducing the shape or size of anything by decreasing the temperature is defined as contraction. ठीक है, is defined as contraction. लो, is defined as contraction. अच्छा बच्चों, ये contraction का मतलब क्या हो गया? अब आपको समझ में आया? ये contraction का मतलब होता है the process of reducing the शेप एंड साइज ऑफ एनीथिंग. मतलब कम करना, किसी भी चीज के साइज को कम करना. एनीथिंग बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बहुत कम कर. साइज को छोटा कर देना, टेम्परेचर को कम करके. किसी भी चीज के साइज को छोटा कर दो, टेम्परेचर को कम करके. तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. अच्छा बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता क्यों है? आपने देखा होगा बहुत जब पहले, अभी इनफैक्ट अभी भी ऐसा होता है कि वो जो टमटम होता है या घोड़ा गाड़ी या फिर बैल गाड़ी सब जो होता है, उसका जो व्हील्स होता है, उस व्हील के, वो व्हील एक्चुअली में होता तो है वुडन व्हील,
लेकिन उस व्हील के ऊपर से चारों तरफ इन द सर्कमफेरेंशियल उसमें क्या होता है ना, एक लोहे का भी वैसा ही रिंग डाला जाता है जो कि उसमें बिल्कुल चिपक जाता है। वो कैसे होता है आपको पता है? नहीं, वो होता ऐसे है कि पहले किसी शेप का, मान लो ना कि इतना बड़ा सा व्हील है, तो इसी साइज का बिल्कुल एक रिंग बनाया जाता है। ठीक है, जिस साइज का व्हील है उसी साइज का रिंग बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन अब जब दोनों चीज सेम साइज का है तो एक में दूसरा तो एडजस्ट नहीं होगा, तो क्या किया जाता है ना कि उस रिंग को पहले गर्म किया जाता है, पूरा रेड हॉट। जब आप उस रिंग को, चूंकि वो आयरन रिंग होता है, तो जब आप उस रिंग को पूरा रेड हॉट कर दोगे, गर्म कर दोगे, तो वो क्या होता है ना, फिर वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। कोई भी चीज सॉफ्ट है तो आप उसको जितना चाहो उसको फैला सकते हो या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो क्या होगा कि वो जो रेड हॉट हो जाता है ना, तो फिर उसको उस वुडन व्हील के अंदर एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एडजस्ट कर दिया गया, क्यों? क्योंकि चूंकि वो गर्म है तो वो खुद से एक्सपैंड हो गया। इससे पहले जब तक वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे था, नॉर्मल था, तो क्या था कि वो उस वुडन व्हील के अंदर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि दोनों का शेप और साइज बिल्कुल सेम था। एक का बड़ा होता तब तो एक दूसरे के अंदर आ जाता ना, लेकिन दोनों का अगर सेम साइज था तो क्या हुआ कि वो एक दूसरे रिंग जो है वो व्हील के ऊपर पूरा नहीं आके सर्कमफेरेंस बना पाया। तो अब क्या किया गया, उसको गर्म कर दिया गया। जैसे ही गर्म कर दिया गया बच्चों, तो क्या हुआ ना कि वो गर्म करने के बाद वो थोड़ा सा उसका साइज बढ़ गया। ठीक है, साइज बढ़ गया मतलब उसको जैसे ही रिंग को डालने का कोशिश किया गया तो वो थोड़ा थोड़ा साइज उसका बढ़ गया। तो क्या हुआ, वो जाके अब वुडन व्हील पर पूरा बैठ गया। और बैठ जाने के बाद अभी तक वो बैठा है, सिर्फ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और फिर क्या किया जाता है, उसको ठंडा कर दिया जाता है। जैसे ही वो ठंडा किया जाएगा तो क्या होगा, कोई भी चीज गर्म है तो वो बड़ा होगा, फैलेगा। कोई भी चीज गर्म है तो वो बहुत ज्यादा फैलेगा, और कोई भी चीज ठंडा है तो वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही गर्म किया गया तो गर्म करके उसको उस चक्के पर, उस व्हील पर लगा दिया गया। और जैसे ही वो गर्मी से उसका टेम्परेचर फिर लो कर दिया गया पानी डाल के या कुछ भी करके, तो वो क्या किया कि अब जैसे जैसे वो ठंडा हो रहा होगा वैसे वैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करता गया, छोटा होता गया साइज से। तो छोटा जितना हुआ तो पहले से वो अपने ओरिजिनल शेप में आया। तो ओरिजिनल शेप में जो आएगा, ओरिजिनल शेप क्या था, दोनों का बराबर था। तो अब क्या हुआ कि वो व्हील जो है, उस व्हील के ऊपर जो आपने आयरन का रिंग लगाया वो पूरा का पूरा फिक्स हो जाता है। उस पूरे व्हील पर वो क्या हुआ, एकदम फर्मली फिक्स हो गया। तो क्या हुआ, वहां पर जब गर्म किया गया तो व्हील का वो जो आयरन रिंग था व्हील के लिए बनाया गया था, वो एक्सपैंड हो गया था, उसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया था। और जब उसको ठंडा किया गया तो उसका साइज जितना बढ़ा था उतना वो फिर छोटा भी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब टेम्परेचर को बढ़ाया गया, जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया तो व्हील का साइज बढ़ गया, दैट वाज एक्सपेंशन। और जब उसको पानी देके ठंडा कर दिया गया तो वहां पे टेम्परेचर उसका कम किया गया बाय रिड्यूसिंग या डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो वो क्या हुआ, उसके बाद व्हील का साइज वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया। दिस इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन में क्या होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सपेंशन में होता है कि किसी भी चीज का साइज खुद से बड़ा हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, किसी भी चीज का साइज खुद से छोटा हो जाता है। और ये क्यों होता है, एक्सपेंशन में हम लोग हीट बहुत ज्यादा देते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, हीट हम लोग कम कर देते हैं। मतलब इसमें टेम्परेचर बहुत बढ़ा देते हैं, गर्म कर देते हैं, और इसमें टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? आप आई थिंक आप लोगों ने इस चीज को लिख लिया होगा। चलिए, तो इस तरह से बच्चों आपका चैप्टर हो गया फिनिश। हाँ, एक और भी एग्जाम्पल है रेलवे ट्रैक्स का। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है बच्चों रेलवे ट्रैक्स का। ये रेलवे ट्रैक्स में भी ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है। जो लोग चितरंजन से हैं या चितरंजन से हो ना हो, लेकिन सब लोगों ने रेलवे ट्रैक तो देखा ही होगा, मोर और लेस सब लोगों ने देखा ही होगा। तो होता क्या है ना, ये जो रेलवे ट्रैक्स हैं
आप देखोगे रेलवे का जो ट्रैक बना हुआ रहता है ना, उन रेलवे ट्रैक्स के बीच बीच में कहीं कहीं पे, मतलब ये नहीं कि दो रेलवे ट्रैक के बीच में, एक ही रेलवे ट्रैक को देखो, मतलब रेल का दो ट्रैक होता है ना, दोनों ट्रैक पे ट्रेन चलता है ना, भाई दो ट्रैक ऐसा होता है और इन दोनों पर ट्रेन इस तरह से चलती है ना। तो आप किसी एक वाले ट्रैक को देखना, उसमें क्या होता है ना कि बीच में कहीं कहीं पे बहुत छोटा सा गैप होता है, ठीक है, इस तरह का बहुत छोटा छोटा, ये तो मैंने ज्यादा दे दिया है, बहुत छोटा छोटा गैप होता है। मतलब वहां से क्या होता है, लोगों को, जब मैं छोटा था तो बचपन में मुझे रेलवे ट्रैक्स को देख के लगता था ओ माय गॉड ये ट्रैक तो टूट गया, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो टूटा हुआ नहीं, उसको वैसे ही रखा ही जाता है। क्यों रखा जाता है बच्चों, आप जानेंगे आप लोग। होता क्या है ना कि किसी भी चीज पर, एक तो सबसे पहले ये लोहा का है, रेलवे ट्रैक्स तो आयरन का बना हुआ होता है, इट इज मेड अप ऑफ आयरन। तो क्या होता है ना कि गर्मी के दिनों में जब हम लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो इन रेलवे ट्रैक्स को भी बहुत गर्मी लगती है। हम लोग तो फिर भी घर में रहते हैं, ये लोग तो, ये रेलवे ट्रैक्स जो वो हमेशा जब तक धूप है तब तक ये धूप में ही रहेगा। तो उन गर्मी के दिनों में क्या होता है ना, ये ट्रैक्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म, इतना कि अगर आप उसको ऐसे छू लोगे तो आपका हाथ जला देगा, इतना गर्म हो जाता है, बिल्कुल गर्म तवे की तरह। जो तवा होता है आपके घर में रोटी बनाने के लिए, बिल्कुल वैसा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये गर्म हो गया पहले, एक तो पहले वो बहुत गर्म हो गया, और उसके बाद फिर आपको ये भी पता है कि ठंडी के दिनों में भी जब ट्रैक्स बहुत ठंडा होता है, तब भी अगर उसके ऊपर से ट्रेन चली गई, तो ट्रेन चली गई तो आप उसको छुइएगा तो वो बहुत गर्म हो जाता है। क्योंकि ट्रेन तो बहुत भारी होता है और दोनों लोहा है, लोहा के ऊपर लोहा, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स होता है, आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो जब ठंडी के दिन में इतना गर्म हो जाता है, तो फिर गर्मी में तो पहले से वो गर्म है, ऊपर से ट्रेन पास कर गई, तो उसमें होता क्या है ना, अभी आपने तुरंत पढ़ा, गर्म किसी भी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो वो उसमें एक्सपेंशन होने लगता है ना। तो वो जो एक्सपेंशन होता है, तो यहाँ पर भी ट्रैक तो पहले से गर्म है, ऊपर से उस पर ट्रेन चल गई, ट्रेन चल गई तो वो और डबल गर्म हो गया। डबल गर्म हो गया तो क्या हुआ कि ट्रेन जब उस पर चलती है तो वो तो भारी है, तो वो क्या होता है ना कि गर्मी के कारण ये जो गैप्स है, इससे क्या होता है ना कि वो एक्सपैंड करने लगता है। वो उतना एक्सपैंड नहीं जो कि आपको दिखने लगे, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपैंड करता है रेलवे ट्रैक। गर्म, चूंकि उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, तो वहां पे क्या होता है, रेलवे ट्रैक्स का एक्सपेंशन होता है। तो उस एक्सपेंशन के कारण ये जो गैप मैंने बताया कि थोड़ा सा गैप जो छोड़ा जाता है, अगर इस गैप को नहीं छोड़ा जाएगा तो पता है, अगर इस गैप को मान लो ऐसा बनाया जाएगा, तो जब गर्म होगा तो वो ट्रैक गर्म होकर जब वो एक्सपैंड करेगा तो वो ट्रैक क्या होगा, ऐसे थोड़ा सा अकड़ जाएगा, अकड़ मुड़ जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो क्या हुआ, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। इसीलिए क्या किया जाता है कि रेलवे ट्रैक्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ दिया जाता है। इस गैप के कारण क्या है कि जब एक्सपेंशन होता है तो इसको जगह मिल जाता है और ये दोनों आपस में एक हो जाता है, ठीक है। उसको जगह मिल गया तो वो आगे थोड़ा सा बढ़ गया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ, रेलवे ट्रैक वैसा का वैसा ही रह गया। लेकिन अगर ये गैप नहीं छोड़ा जाता तो ये एक्सपैंड करता तो कैसा होता, ये मुड़ जाता, थोड़ा ऐसे अकड़ के आता, इस टाइप का कुछ हो जाता, नहीं इस टाइप का हो जाता तो ट्रेन क्या ऐसे चल के जाएगी, ट्रेन का तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ अच्छा, उसी तरह से क्या होता है कि ये अगर ठंडी के दिन में ऐसा हुआ, सॉरी गर्मी के दिन में जब ये एक्सपैंड किया, तो ठंडी के दिन में भी क्या होता है, ये जो ट्रैक है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, बहुत थोड़ा सा। तो बहुत थोड़ा सा अगर कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा तो यहाँ पर फिर से अगर एक जैसा होगा तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो क्या है, यहाँ पे गैप छोड़ा जाता है उतना सही, जितना सा वो कॉन्ट्रैक्ट भी करे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रेलवे ट्रैक्स के बीच में गैप भी इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि गर्मी के दिनों में वहां पर एक्सपेंशन हो जाता है। बात समझ में आई, गर्मी के दिनों में क्या हो जाता है, एक्सपेंशन। चलिए, आई थिंक अब आपका चैप्टर हो गया है फिनिश। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए शायद एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। सबसे पहला देखिए, सॉइंग ऑफ वुड्स। सॉ क्या होता है, सॉ आपने देखा होगा, काटने वाला, जिससे कि लकड़ी काटा जाता है। तो देखो वुड्स, मान लो इतना बड़ा सा वुडन लॉग है, ठीक है, मान लो कि इतना बड़ा वुडन लॉग है, और इस वुडन लॉग को क्या करना है, काटना है। काटना है तो क्या होगा कि इसका बहुत छोटा छोटा पीसेस कर दिया गया, हाँ
छोटा छोटा पीसेस कर दिया गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये वुड को काट के ऐसा हुआ कि वुड में कोई केमिकल चेंज हुआ क्या? नहीं, वुड रिमेन्ड वुड। लकड़ी जो आप इसको चाहे इतना बड़ा रहने दो चाहे काट दो, ये छोटा छोटा भी तो लकड़ी ही रहा ना, है कि नहीं? तो ये भी लकड़ी का टुकड़ा ही रहा, ये भी लकड़ी ही रहा और ये भी लकड़ी ही रहा। तो ये कौन सा चेंज है, फिजिकल या केमिकल? सॉइंग ऑफ वुड इज अ फिजिकल चेंज। क्यों? आप लोग याद करो, अगर भूल गए होगे तो ये जो सॉइंग ऑफ वुड है ये कैसा है, फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि आप इसके शेप और साइज में सिर्फ चेंज कर रहे हो। ये बड़ा सा था, अब आपने क्या किया, इसको बहुत छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया, तो इसका साइज आपने छोटा कर दिया। तो जब शेप साइज में चेंज होता है तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, है ना। लेकिन ये फिजिकल चेंजेस जो होता है वो ज्यादातर, इन मोस्ट ऑफ द केसेस फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। जैसे यहाँ पे आप देख लो, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस था, वो मेल्ट करके वाटर बन गया, है ना। तो अगर वो वाटर बन गया